लास्ट वीडियो में हमने 2022 के क्वेश्चंस किए थे और हमने 2022 वाला सारा पेपर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देखें, ठीक है। और आज के पेपर में, आज के सेशन में हम बात करेंगे 2021 के, ठीक है। और हम इसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू एनालाइज। और ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होगा? ज़्यादा फोकस हमारा एनालिसिस पार्ट पे होगा, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई के बारे में पूछा हुआ है, इकोनॉमी, ठीक है। 1 and 2 and 3 मान के चलो गलत है, अगर आप ट्राई कर मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। क्यों गलत है वो अभी साबित भी हो जाएगा, बट मान के चलो गलत है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ऐसे हैं तो मोस्टली ऐसे आप ऑप्शन होते हैं। वैसे भी देखो, प्रोबेबिलिटी देखो, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। इन तीन ऑप्शंस को मैं मिला के बोलूँ तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 75%। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? 75% वाली। तो इसको लगा के चलो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सही बात है, अगर किसी ने आरबीआई पढ़ा है तो। certain provision in the constitution of India give the central government the right to issue direction to RBI in the public interest। अगर किसी ने आरबीआई भी नहीं पढ़ा, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई से रिलेटेड तो कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ। नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है। दो गलत, दो गलत, दो गलत, ये ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी, आरबीआई एक्ट 1934 भी, दोनों पता होने चाहिए। आरबीआई कब आया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, आरबीआई कौन कौन से स्टेप्स उठाता है, किस किस से क्या कहते हैं, कौन से बैंक से आरबीआई डील करता है, गाइडलाइंस कैसे देता है। तो ये सब कुछ आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए अब आप जब उसको एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो यानी आरबीआई आपका खुद का एक चैप्टर टॉपिक आपका हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली। सबसे पहले क्या पूछा उसने? मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। अगर मंदी आ रही है अर्थव्यवस्था में तो उस टाइम आप कौन सा स्टेप उठाओगे? सबसे बेहतर कौन सा स्टेप है, ठीक है। मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मंदी का टाइम है, तो लोगों के पास पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए भी नहीं है, लोग निकाल रहे हैं दूसरे लोगों को जॉब से। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? कट इन टैक्स रेट, टैक्स रेट घटा दो। अच्छी बात है, टैक्स रेट कम करोगे तो पब्लिक पे बोझ कम होएगा, उनके पास पैसा बचेगा, ओके, समझ में आता है। अकम्पेन बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, लेकिन साथ के साथ क्या करो? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दो। टैक्स रेट घटा दिया, इंटरेस्ट रेट, आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, और अगर आपको सपोज करो पहले आप 100 रुपीज़ का लोन ले रहे थे, कोई नहीं लेता बट फिर भी 100 रुपीज़ का लोन ले रहे थे, आपको 5 रुपये एज अ इंटरेस्ट देने पड़ रहे थे, और आप बोले कि इंटरेस्ट आपको 10 रुपये देना पड़ता है। तो पहले आपके पास 95 रुपीज़ आ रहे थे, अब 90 रुपीज़ आ रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो वैसे ही मंदी है, दूसरा आपको ज्यादा टैक्स, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं बैंकों को, तो आप लोगे टैक्स, वो पैसा लोगे वहां से? बिल्कुल नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं उठाओगे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। इंक्रीज इन द टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ जाए, यानी कि लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है, सरकार और टैक्स लगा दे उस पर, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपेंडि सॉरी इंक्री रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर सरकार जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पहले पैसा लगा रही थी, अब उस पैसे को कम कर दे तो क्या होगा? जैसे मान लो सरकार आपकी मनरेगा जैसी स्कीम्स को ही खत्म कर दे तो क्या होगा? एक तो मंदी है, दूसरा जो लोगों को 100 डेज का जो भी जॉब मिल रही थी साल भर, वो भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब बचेगा कौन सा ऑप्शन? ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, यानी कि सरकार क्या करे खुद, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है ना लगाने के लिए। उस टाइम पे सरकार क्या करेगी? जब कोविड के टाइम पे इतनी सारी रिसेशन यानी मंदी आई थी, उसके बाद सरकार ने क्या किया था? खुद से पैसा इन्वेस्ट किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, आयुष्मान भारत लेके आओ, ठीक है, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट यानी पैसा खर्च करती है, तो यही होता है इकोनॉमिक रिसेशन में सबसे बेस्ट स्टेप जो आप ले सकते हो, यानी सरकार की तरफ से आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए। और उसके बाद क्या होगा कि फिर सरकार के लिए एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाए। जैसे आपने ये बजट में भी देखा होगा, जिसमें ये है कि सरकार अब पैसा कम उठाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर को मौका मिले पैसा उठाने का। क्यों? क्योंकि सरकार अब एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है, ऑब्वियस सी बात है।
तो आपका ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, ये तो हो गया कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हो। अब एनालाइज कर रहे हो तो ये चीज़ समझ में आई है। एक ऑप्शन कहता है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, और एक कहता है आपके पास इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट। यानी दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शन सेम है। उन ऑप्शंस में से आपका एक आंसर होगा। अगर मान लो बिल्कुल नहीं पता लेकिन दो सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखते हैं, तो वहाँ पे आप उन दोनों से खेलो, दोनों में से जिसका भी जो ज़्यादा सही लग रहा है उसको मार्क करके आओ, ठीक है। ऑलमोस्ट सही होते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अकम्पनीड बाय, यहाँ पे भी क्या है, यानी दो स्टेटमेंट ज्वाइन है। फिर से ये हम तभी से करते आ रहे हैं, टू स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय एंड एज वेल एज बट अकम्पनीड बाय, यानी दो चीजें दे रखी है। तो मे भी हो सकता है एक हो एक ना हो, अगर फिर भी आपको पता भी नहीं है तो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ध्यान देने लायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर के बारे में पूछा हुआ है, एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ट्राई किया था, तो उस टाइम पे मैंने इस क्वेश्चन को ऑल ऑफ द अबव मार्क किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें बोला है ऑल द कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज, ऑल द कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्क आर एंड ओवर टाइम पेमेंट। मिलता नहीं है वो अलग बात है। द गवर्नमेंट कैन पे ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अब देखो एक चीज़ है, क्योंकि जो कोविड-19 का जब टाइम आया था और उस टाइम पे जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हर वर्कर्स का ये अधिकार है कि उनको सोशल सिक्योरिटी के तौर पे प्रोविडेंट फंड कवरेज दी जाए। तो इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हिसाब से तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक हो जाती है, लेकिन यूपीएससी ने अपनी आंसर की में स्टेटमेंट नंबर 1 को ठीक नहीं माना था, तो अपने आप ही आंसर, आपका आंसर आ जाता है 2 एंड 3। तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पूछ रहा है जनरल स्टेटमेंट है, वहाँ पे सारे ही लगा के आएंगे। भले ही ये हो जाता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ठीक होने की, ठीक है। इसलिए आपके 2 नंबर बन भी जाते हैं। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके 8 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेन अनचेंज। दूसरी चीजों को छोड़ दिया, अगर दूसरी चीजें ऐसे ही रहती हैं, तो मार्केट डिमांड किसी गुड की कब बढ़ सकती है, कब बढ़ेगी मार्केट डिमांड, बढ़ने की बात कर रहा है, घटने की नहीं, तो ये भी याद रखना है। 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या ढूंढना है, ऐसा है कि जिसमें मार्केट डिमांड ना बढ़े, उल्टा ढूंढ लो। देखो ठीक है, अगर यहाँ से देखो प्राइस फॉल हो रहा है, तो किसी चीज का प्राइस गिर रहा है तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, यानी 4 तो होगा, यानी ये ऑप्शन गया। उसके बाद अब ये देख लो, कॉमन कॉमन है आपका क्या है, 3, इसको देख लेते हैं कि क्योंकि 4 तो पता है ना आपको होगा, ठीक है। देखो, द गुड इज इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अगर आपने जो वो इकोनॉमी पढ़ी है, तो इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में ही आप इनके बारे में पढ़ते हो, कौन सी गुड्स होती है सब्सिट्यूट गुड्स, कौन सी गुड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कौन सी गुड्स होती है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड आपकी सैलरी या आपकी ये कहें कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, और वैसे भी इसने बोला है वही कनेक्ट कर रखा दो स्टेटमेंट को बाय एंड, तो क्या करोगे, ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। गलत होते ही आपका आंसर निकल जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, एक है चीज है सब्सटीट्यूट है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, यानी 1 और 2 ऑप्शन आपका वैसे भी एक साथ नहीं होगा, तो ये तब भी आपका आंसर कट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपने देख लिया। अब आपको सारी पता होना चाहिए डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन वगैरह, और ये सब कुछ, डिमांड सप्लाई के रूल्स, और सारी जितनी भी गुड्स दी हुई हैं आपकी, उन गुड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको कवर करना चाहिए आपके इकोनॉमी सेक्शन में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पूछा है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट है, ठीक है। सारे की सारी नहीं होगी, मान के चलो नहीं होगा, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आएगा, आया है पीछे भी, 2022 का किया था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑल ऑफ द अबव आए हैं, आएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते वो जो आए, ठीक है। आप देखो,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बता रखा है। अगर मैं इन पे जाऊँ तो दे आर बोट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट। तो एक्ट के में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट आए नहीं आए पता नहीं। दे कैन इशू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, दे कैन इशू, दोनों इशू कर सकते हैं। दे आर सुपरवाइज रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट आरबीआई? आरबीआई करती है ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट, तो बन गया। तो आपका एफ से ही आ जाएगा, आपका 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। अब देखो, सॉरी, ओके, देखो, अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा एफडीआई से पूछ रहा है। हमने जब 2022 का पेपर देखा था उसमें भी देखा था कि एक क्वेश्चन में एफडीआई एज अ ऑप्शन यूज हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में एफडीआई को ही एज अ क्वेश्चन ही उसने फ्रेम कर दिया है। तो इसका मतलब है जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी एफडीआई वाला जो आपका टॉपिक है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो देखो, एफडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल होंगे? कन्वर्टेबल बॉन्ड कलम देख हमने देखा था 2022 में कि कन्वर्टेबल बॉन्ड से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और उसमें था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो और लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाता है ताकि आपकी इन्फ्लेशन के साथ आप चीज़ें चला सको, तो यही था। तो यहाँ 2021 में यूपीएससी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड आपका जस्ट एक ऑप्शन दिया था और 2022 में यूपीएससी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड को एज अ क्वेश्चन आपके सामने रखा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपसे और भी चीज़ें पूछी जा सकती है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, यानी यूपीएससी अपने ऑप्शंस में आपको हिंट देता है कि नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो किन किन से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टिबल बोल हमने सॉरी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हमने देख लिया था, इक्विटी में चेंज होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एफडीआई का सोर्स होते हैं। फिर सेकंड है फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एफएफआई, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। तो आप ये एफडीआई की तरह काम करता है। 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये सिर्फ इसी ऑप्शन में, यानी तीसरा भी आएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट आपका एफडीआई में नहीं आता है। ये तो वो है ना जो लोग बाहर रहते हैं भाई, उनको इंडिया में अगर मान लो पैसे जमा कराना है तो उनको अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके के अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी का इफेक्ट पूछा गया है। 2022 में भी आपसे डिवेल्युएशन एक ऑप्शन में स्टेटमेंट देके पूछा हुआ है, जिसमें आपका क्वेश्चन था कि अगर यूएस फेडरल बैंक टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है तो कैपिटल फ्लाइट हो जाती है। उसमें ही आपसे एक पूछा गया था कि अगर इंडिया में डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी हो जाती है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 2022 में। तो यानी 2021 में भी क्या पूछा, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी का आपका वो पूछा है इफेक्ट। तो इससे समझ में आता है कि पीवाईक्यू करने का कितना फायदा है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस भी समहाउ रिपीट होते हैं या कहे ऑप्शन से बनते हैं, ठीक है। इफेक्ट पूछा है और क्या होगा, नेसेसरली क्या होगा, बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है, ये बात उसने कही है। यहाँ से आपके ऑप्शंस देख के पता चलता है कि तीनों तो सही नहीं होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद ही नहीं बता रखे। आप देखो इससे क्या होगा, अगर डिवेलुएट कर देते हो, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में आपके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स बढ़ जा की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कि आपके एक डॉलर की वैल्यू आज के टाइम पे 70 रुपए के बराबर है, डिवेल्युएशन हो गया। डिवेल्युएशन का मतलब क्या है, आपके रुपी का जो मतलब जो रुपी की वैल्यू है वो गिर जाती है। अब वो हो गया $1 के बदले 80 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो आप $1 में 70 रुपए का सामान ले सकते थे, आप अगर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बाहर वाली कंट्री वाले लोग, दूसरे देश वाले लोग $1 में अब 80 रुपए का सामान ले सकते हैं। इसका मतलब इंडिया का सामान उन्हें सस्ता पड़ा। सस्ता पड़ा तो हमारे यहाँ की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसका मतलब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवेल्युएशन, यहाँ पे डिवेल्युएशन कह रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये। और इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, अब ट्रेड बैलेंस, अब इसने देखो अगर ये पूछ रहा है ना सिंपली इफेक्ट क्या होता तो मे भी ठीक हो जाता, बट उसने कहा नेसेसरी, जरूरी है, क्या होगा।
अगर आपकी रुपए की वैल्यू कम हो रही है, आपका एक्सपोर्ट भले ही बढ़ रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपकी ऑयल हो गई, जैसे आपकी नेचुरल गैस वगैरह और ये सब कुछ जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका ट्रेड बैलेंस बढ़े। मे बी ऐसा हो सकता है किसी क्वार्टर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो बजाय की एक्सपोर्ट के। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर है 6। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब देखो, ये वर्ड्स जो है ध्यान देने वाले बात है। जब आप इकोनॉमी में देखोगे पीवाईक्यूज में, थ्रू आउट पीवाईक्यूज, अगर यूपीएससी ने ऐसे दिया हुआ है इन्फ्लुएंस बाय दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमी स्पेशली इकोनॉमी के लिए रूल है, तो वहां पे आप आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शंस लगा सकते हो अगर आप बिल्कुल आइडिया नहीं है तो। क्योंकि अब तक जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहा है, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ दे तो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, बट देख लो बॉन्ड यील्ड किससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अगर यूएसए का फेडरल बैंक कोई एक्शन लेता है तो ऑब्वियस सी बात है। अब कल ही तो देखा था 2022 में कि अगर टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी ले रहा है तो वहां से कैपिटल आपकी फ्लाइट कर जाती है, फ्लाइट करेगी, मान लो इंडिया में आ रही है, इतनी सारी कैपिटल आ रही है, तो बॉन्ड यील्ड पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक जब यूएसए की बैंक का एक्शंस आपको अफेक्ट करेंगे तो क्या अपने बैंक द्वारा लिए गए एक्शंस आपको अफेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एनालिसिस करते हुए कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं, किस किस से इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लेशन क्या होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कौन कौन से होते हैं, और आरबीआई आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आपके इन्फ्लेशन आपके टारगेट्स के अंदर बनी रहे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 9। क्या कहता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कोज टू वरी। अब इसने कहा है मेन कोज, इसका मतलब क्या है कि आपके कुछ स्टेटमेंट ठीक हो सकते हैं, इनमें से मे बी चारों ठीक हो, लेकिन आपको ज्यादा सही स्टेटमेंट चुननी है। तो क्या होगा देखो, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज टू रियल स्टेट और इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी, तो ये मेन कोज ऑफ वरी तो हो नहीं सकता, ये गलत है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप इन्वेस्ट कर दो ज्वेलरी वगैरह में, तो ये भी मेन कोज नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। उसके बाद है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ टू ऑफ रीजनलिज्म, तो डोनेशन भी मेन वरी का काम नहीं हो सकता, तो क्या होगा, स्टेट का रिवेन्यू कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपके लिए मेन कोज का कारण बनता है कि अगर आपका ब्लैक मनी है, क्योंकि ये सब कुछ तो हो ही रहा है, होना ही है, लेकिन सरकार के लिए वरी का कारण क्या बनेगा, क्योंकि सरकार के लिए वरी का कारण ये बनता है कि आपकी जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू आपका कम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, ये यूपीएससी ने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा मार्केट में किस वो बढ़ रहा है दुगनी से फिर। मान लो कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए बैंक के पास है, बैंक अपने पास कुछ रुपए रखता है, 30 रुपए रखता है, 70 रुपए वो आपको लैंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये लैंड करेगा, वो 70 रुपए लैंड कर सकता है। सपोज करो कि उसने किसी को दे दिए 50 रुपए, मान लो किसी को दे दिए उसने 20 रुपए, तो समटाइम 50 रुपए वाला जो है दोबारा उसके पास कोई सैलरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो जाके दोबारा से फिर जो और लोग हैं वो जाके बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं, तो बैंकों के पास ये लैंड करने वाला पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी आपकी बैंकिंग हैबिट अच्छी होगी उतना ही क्या होगा, आपके बैंकों के पास पैसा होगा, और जितना पैसा होगा उतना वो आपको लैंड कर सकते हैं। इसका मतलब आपका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ओके, अब आ जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस चीज से होगी, मोस्ट पूछा है, सबसे ज्यादा किस चीज से इन्फ्लेशन होगी। ओके देखो, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट हो सकती है, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, या आप नई करेंसी छाप दो, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इसका होगा जब आप नई करेंसी छापोगे। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12।
पूछा है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे हो सकती है। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको देखो अब इसमें फिफ्थ के फिफ्थ तो हो नहीं सकते, आपके पांचों आंसर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। और इसने पूछा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे हो सकती है, तो ये कम हुआ तो इससे देख लेते हैं, हम फिफ्थ ही देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, सपोज करो कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग पैसा कम लेंगे बैंकों से या ज्यादा लेंगे, ऑब्वियसली बात है कम लेंगे। अगर बैंकों से पैसा कम लेंगे तो फिर इनके पास इन्फ्लेशन के चांसेस कैसे हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है 1, 2 एंड 4। अब आपको पता होना चाहिए हर हर जो ऑप्शन है जब एनालिसिस कर रहे हो, तो अगर ये ऑप्शन ठीक है तो क्यों है, और ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्यों गलत है ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपसे देखो इसमें यूपीएससी कह रहा है तीनों स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप देख रहे हो आरबीआई है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों हो जाएगा, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो आरबीआई की जगह से भी आना चाहिए। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वाली स्टेटमेंट गलत होती है, ये फैक्ट फिर से प्रूफ हो जाता है, तो ये वाली गलत हो गई। अब बचा 1 एंड 2। सपोज करो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, वैसे तो भाई ये ना पता हो, बट ये तो पता ही पता होना चाहिए। बट अगर नहीं पता तो फिर भी ये इकोनॉमी में हम किस पे जाएंगे, दो ऑप्शन है तो मैक्सिमम ऑप्शन पे जाएंगे हम, मिनिमम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पता तो। द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है आरबीआई का है, ऑब्वियसली बात है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होते ही स्टेटमेंट 1 अपने आप करेक्ट हो जाती है, और अगर ये कट गए तो यहाँ से पता चल ही रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो अपने आप ही करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब सेंट्रल बैंक एज अ फंक्शन काम करता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, किसके लिए। तो ये कई बच्चों ने गवर्नमेंट के लिए भी लगाया था, बट इसका आंसर है सिर्फ, क्योंकि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है बैंक्स। बैंक जो है अगर बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो बैंक अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास ही जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट है वो भी आपकी क्या है, बैंकों के पास जाने की बजाय मार्केट से पैसा उठा सकती है। यहाँ से नहीं मिलेगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रीज के पास और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बैंकों के पास अपनी लिक्विडिटी के लिए टेम्परेरी क्राइसिस को बचाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, वो किसके पास जाएंगे, आरबीआई। तो आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, किसके लिए, बैंकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट की बात कर रहे हैं और उसके बारे में बताना है। अब इसमें भी क्या है, आप मान के चलो 1, 2, 3 ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, पर फिर भी देखो अगर वाटर क्रेडिट, ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है जब ये आया होगा तो किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। बट उसको करना क्या है, वाटर क्रेडिट तोड़ लो। वाटर पानी, क्रेडिट मतलब पैसा, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज समझ में आ रही है। देखो पहला क्या है, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। सही लग रहा है, फाइनेंस की बात भी कर रहा है और वाटर सैनिटेशन सेक्टर की बात भी कर रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट वन ठीक लग रही है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। फिर से ऑर्गेनाइजेशन है, आप किस पे जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है। थर्ड, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स। यहाँ पे वाटर नीड्स की बात कर रहा है डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी, तो यही तो है फाइनेंस, क्रेडिट और सेम, यानी ये स्टेटमेंट आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। ठीक है, तो आज हमने बात करी है 15 क्वेश्चन तक। कल हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को और देखेंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।